अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. So in this lecture we are going to study a topic of chapter number 3, which is law of conservation of momentum. So now let's start our lecture. So now law of conservation of momentum. As we studied earlier, that momentum is the product of mass and velocity. So मोमेंटम जो है वो किसी भी सिस्टम का डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ सिस्टम. अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज जिसमें डिफरेंट बॉडीज को ज्वाइन किया हो, उनको एक ग्रुप की फॉर्म में बनाया हो, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम. जैसा कि सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं देन इट बिकम्स अ सिस्टम. अब एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट ना हो रही हो, तो उस सिस्टम को आप कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. सो एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. तो एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है ऐसा सिस्टम होता है कि जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो. अब अगर किसी सिस्टम पर कोई भी फोर्स या कोई भी अनबैलेंस्ड या नेट फोर्स अगर एक्ट नहीं कर रही, तो फिर हम ये कहते हैं कि उस सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है या फिर सेम है. सो यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं, thus the momentum of an isolated system is always conserved, and this is basically called law of conservation of momentum. So the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. So law of conservation of momentum को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं विजुअल रूम की तरफ. तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक एयर फिल्ड बैलून है. अब यहां पर एयर और बैलून ये मिलकर बनाएंगे एक सिस्टम. अब स्टार्ट में मैंने इस बैलून को पकड़ा हुआ है और ये बैलून मूव नहीं कर रहा, तो हम यहां पर यह भी कहते हैं कि जब बैलून मूव नहीं कर रहा तो ऐसे केस में इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा. लेकिन जैसे ही मैं इस बैलून को छोड़ता हूं, तो जरा इमेजिन कीजिएगा कि इसमें से हवा बाहर को निकलेगी. जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, जब ये हवा बाहर को निकलेगी तो बेसिकली मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये बैलून अपवर्ड मूव करेगा. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ that action and reaction are equal but opposite in direction. तो जब हवा जो है वो डाउनवर्ड आ रही है तो उसको कंजर्व करने के लिए बैलून जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा. दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब फर्दर एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक बॉडीज के जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. तो लेट्स सपोज कि आपके पास दो सफेयर्स हैं. एक सफेयर है ये जिसका मास है m1 और एक सफेयर है आपके पास ये जिसका मास है m2. अब मैं ये कहता हूं कि ये सफेयर मूव कर रहा है एक u1 वेलोसिटी के साथ. इसी तरह से ये सफेयर भी मूव कर रहा है एक u2 वेलोसिटी के साथ. अब जब भी किसी भी चीज़ का मास हो और वो एक ख़ास वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो हम ये कहते हैं कि उसका मोमेंटम भी होता है. अब अगर मैं बात करूं कि आपका फर्स्ट सफेयर का मोमेंटम कितना होगा, तो आप सिंपली मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट कर लेंगे तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा. सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 दैट इज इक्वल्स टू m1 इंटू u1. इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि m2 का इनिशियल मोमेंटम कितना है, सो pi of 2, this is pi of 1, and that is equals to m2 u2. तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनिशियली टोटल मोमेंटम कितना है, तो आप इन दोनों मोमेंटम्स को एड अप कर लेंगे तो आपके पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा. सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल momentum of system before collision
before collision that is equals to pi1 plus pi2। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट इज pi1 इज इक्वल्स टू m1 u1, pi2 is equals to m2 u2. This is the total momentum of system before collision. अब मैं ये कहता हूं कि जो mass 1 की वेलोसिटी है u1 वो ग्रेटर है mass 2 की वेलोसिटी u2 से। तो क्योंकि जब वेलोसिटी ग्रेटर है तो mass m1 जाकर स्ट्राइक करेगा m2 से, और स्ट्राइक करने पर जब उनमें कोलिजन होंगी आपस में, सो लेट्स सपोज के कोलिजन होने के बाद ये mass m1 और ये mass m2 आपस में स्ट्राइक कर गए। स्ट्राइक होने के बाद mass m2 जो है वो मे बी फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, लेकिन यहां पर अब एक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं mass 2 पे, तो mass 2 रिजल्ट में रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा mass 1 पे, और उसकी वजह से mass 1 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर वो स्टॉप भी हो जाएगा। जैसा कि आपने अक्सर अगर स्नूकर खेली हो तो आपको ये आइडिया होगा कि स्नूकर में जब आप एक बॉल से दूसरी बॉल को हिट करते हैं तो वो बॉल जाकर जैसे ही दूसरी बॉल से स्ट्राइक होती है दूसरी बॉल मूव कर जाती है, लेकिन पहली बॉल या तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है या फिर वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। सिमिलरली इस केस में भी हम यूज करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, जहां पर हम कहते हैं कि एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो m1 ने एक्शन फोर्स एक्सर्ट की m2 पर, m2 रिजल्ट में रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा m1 पर, जिसके रिजल्ट में m1 या तो स्टॉप हो जाएगा या फिर m1 ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब स्ट्राइक होने के बाद नो डाउट इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ जाएगा। सो आफ्टर कोलिजन मैं ये कहता हूं कि m1 की अब वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2। Now we know very well that the product of mass into velocity that is equals to momentum। और अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपने इन दोनों स्फीयर्स के मोमेंटम्स को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इन दोनों के मोमेंटम्स को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे that pf1, pf means final momentum, and that is equals to m1 v1. Similarly, the momentum of second sphere pf2 that is equals to m2 v2. So अगर मैं ये कहूं कि आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो आप सिंपली इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो आपके पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा। सो फाइनल मोमेंटम of system after collision that is equals to pf1 plus pf2। सो इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं। सो m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां पर हमारे पास टोटल मोमेंटम भी आ गया आफ्टर कोलिजन। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम that the total momentum of the system before collision is equal to total momentum of the system after collision. So according to law of conservation of momentum, according to law of conservation of momentum, total momentum before collision
that is equals to total momentum after collision. So अब बिफोर कोलिजन हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज m1u1 plus m2u2 and that is equals to m1v1 plus m2v2. Now this is the law of conservation of momentum, which is the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. So the momentum of an isolated system before and after collision remains the same, which is called law of conservation of momentum. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बहुत सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज दैट व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम. सो आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती. Now, what is law of conservation of momentum? Yes, state law of conservation of momentum. So, the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. Define momentum. Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. तो momentum जो है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv और इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और वी कैन से इट इज न्यूटन सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. Another question, an MCQ. If no external force acting on a body, then such system is called. Options are A. Ideal system, B. Controlled system, C. Isolated system, and D. None of these. So अगर एक बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो फिर ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है, कि जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो आइसोलेट है. Clear? So according to this, option C is correct, which is isolated system. Clear? So let's have an overview of the lecture. In this lecture, we'll study about law of conservation of momentum, जिसमें हमने isolated system के बारे में पढ़ा, और हमने एक दो स्फीयर के मैसेज को डिस्कस करके हमने ये प्रूव किया कि किस तरह से एक सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाता है. सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.